कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग जो एक हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और हमारी शिक्षा में उसका अद्भुत योगदान है, अद्भुत उसकी सिफारिशें हैं। हमने जब इसको पढ़ा है तो अगर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इसने अपना ज़्यादा फोकस दिया है। प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम, उसका माध्यम, उसके जो टीचर हैं, उनका जो प्रशिक्षण है, उसके बारे में बहुत अच्छे इन्होंने टिप्स दिए हैं, तथ्य बताए हैं। जो यहाँ प्राथमिक शिक्षा चल रही थी उसमें क्या सुधार, क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो मोस्टली प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने अपना परिदृश्य रखा है, लेकिन उसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, उनका माध्यम, उनका पाठ्यक्रम, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अर्थात टीचर्स ट्रेनिंग की बात जो है, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो है अपने सजेशंस दिए हैं। स्त्री शिक्षा के ऊपर सजेशन दिया है, मुस्लिम शिक्षा, पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा या SC ST OBC के जो जाति के छात्र छात्रा है उनके लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, ईसाई मिशनरी की जो शिक्षा है उसका हमारी शिक्षा में क्या योगदान है, क्या उसके ऊपर हमारी शिक्षा को छोड़ देना चाहिए या हमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है, अपने सुझाव दिए हैं, काफ़ी अच्छे सुझाव रहे हैं। उसी के आधार पर जो है हम इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है गुण और दूसरा होता है दोष। गुण का मतलब क्या है कि जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो हमारी भारतीय शिक्षा के लिए कितने हितकर है, कितने लाभकारी है, कितना भारतीय शिक्षा उनसे लाभ ले सकती है, क्या भारतीय शिक्षा में उसकी उपयोगिता है ना, ये हम गुणों में लेते हैं ना। और दोष क्या है कि बता तो दिया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट तैयार नहीं किया है, या वो चीज कहाँ से आएगी, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, या जो चीज उन्होंने बताई है वो सिर्फ दिखावा है या छलावा ही है, कि भारतीय शिक्षा में इसका उपयोग हो ही नहीं सकता है, सिर्फ बात ही बात की है, या जो सुझाव उन्होंने दिए उस सुझाव को हम अपनी अगर शिक्षा में अपनाते हैं तो उससे हमारी जो है छवि खराब होती है भारतीय शिक्षा की, या भारतीय शिक्षा को कम लाभ होता है, हानि ज़्यादा होती है उसको अपना करके। तो ये सब चीजें कमियों में आती हैं, दोष में आती हैं, डिफेक्ट जो एजुकेशन होती है उसमें ये आती है। डीमेरिट इसको हम बोल सकते हैं। तो मेरिट, डीमेरिट, गुण और दोषों के आधार पर ही हम किसी शिक्षा के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये हमारा इतना इसने महत्वपूर्ण स्थान रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव में गुण क्या क्या उसमें दर्शाए गए हैं, या गुणों में हम किन किन चीजों को ले सकते हैं, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे इन्होंने दिया है कि वुड के घोषणा पत्र के केवल उन्हीं तत्वों पर इन्होंने मोहर लगाई है जो भारतीयों के लिए हितकारी थे या लाभकारी थे। जब इन्होंने कहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में भी आपको जांच करनी है कि वो अच्छी तरह से लागू हुई है वो नीति या नहीं लागू हुई है, तो इन्होंने जब जांच की है तो एक तो इन्होंने कहा है कि इसका निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया गया है। अगर इनके सुझाव को लागू भी किया गया है तो वो अच्छी तरह से लागू नहीं किए गए हैं, और जो एक इनके सुझाव भारत की शिक्षा के लिए लाभकारी हो सकते थे उन पर ही इन्होंने अपनी मोहर लगाई है, उन्हीं पर ही इन्होंने कहा है कि इसको आगे हम चलने देंगे, चलने दिया जाए। दूसरा इन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का विभाग है वो स्थानीय लोगों पर छोड़ देना चाहिए, है ना।
तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जब स्थानीय लोगों की बात आ गई है वहां पर, तो वहां पर एक जन शिक्षा की अवधारणा निकल करके आती है। इन्होंने कहा है कि वैसे तो सरकार की जो है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करेगी और उसके लिए पूरा जोर लगाएगी, कार्यक्रम रखेगी कि प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा रहे, उसमें बच्चों की नामांकन संख्या बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, है ना, परीक्षा जो है बच्चे दें और उसमें पास हुए और अगली क्लास के लिए वो प्रमोट हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें सरकार तो करेगी, लेकिन अगर समाज के कुछ व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, कुछ समाज सुधारकों के द्वारा, कुछ धनी व्यक्तियों के द्वारा अगर इस तरह का प्रयास किया जाए कि उनके क्षेत्र में कुछ प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए और उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण, उनकी शिक्षा नीति को चलाने का जो तरीका है वो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, तो उसके बेस्ट परिणाम और भी ज्यादा निकल करके आएंगे और वो जगह जगह जा करके बच्चों से संपर्क करेंगे या बच्चों के माँ बाप से संपर्क करेंगे और वो प्रेरित करेंगे उनको कि इन स्कूलों में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। तो उससे एक जन शिक्षा जो है, अर्थात उस आयु वर्ग में जो प्राथमिक शिक्षा का आयु वर्ग होता है 6 से 14 वर्ष तक का आयु वर्ग होता है, तो उस वर्ग के जितने भी आसपास के छात्र छात्रा होंगी तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो ये एक इन्होंने अच्छी बात बताई है ना। दूसरा इन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा का भार जो है कुशल और धनी व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी चीजों में हम मान रहे हैं कि वैसे तो सरकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसी प्रयासों में अगर समाज के व्यक्तिगत लोगों का प्रयास भी जुड़ जाए, उसी कार्य में जो है कुछ समाज के धनी व्यक्तियों का या समाज सुधारकों का भी कुछ उसमें सहयोग मिल जाए, तो वो माध्यमिक शिक्षा जो है और ज्यादा विकास कर सकती है और उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हो सकता है और भी माध्यमिक स्कूल जो है आवश्यकता के अनुसार जो है वहां पर खुल सकते हैं और उनमें जो छात्र पढ़ेंगे वो भारत के ही छात्र पढ़ेंगे, तो भारतीयों का इसमें विकास होगा, उनकी प्रगति होगी। और इसी प्रकार से उन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में कहा है कि उच्च शिक्षा का भी जो है प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, उसमें जो व्यक्तिगत प्रयास है उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनके द्वारा भी कुछ इस तरह के स्कूल जो है, विद्यालय जो है, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज जो है उनके द्वारा भी खोले जाने चाहिए। और जहां पर वो नहीं खोल सकते हैं तो सरकार तो प्रयास करेगी, लेकिन अगर व्यक्तिगत प्रयास हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। तो इन माध्यमिक विद्यालयों का, इन आपके डिग्री कॉलेज का जो भार है या प्रशासन है, नियंत्रण है जो है वो व्यक्तिगत लोगों के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने, तो उससे क्या है, इससे सरकार का जो बोझ भार था वो भी थोड़ा सा कम प्रतीत हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय जो है प्राथमिक शिक्षा का बोझ भार देखेंगे और कुशल व्यक्ति जो है या धनी व्यक्ति जो है वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भार या प्रशासन को देखेंगे, तो उससे थोड़ा बहुत जो है भार जो है सरकार का कम हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ना दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ईसाई मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। ईसाई मिशनरियों का जो प्रभुत्व भारत में बढ़ता जा रहा है वो अपनी संस्कृति या अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा को उन्होंने माध्यम बनाया है और उस शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय छात्र छात्रा है उनमें भी वो ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाई संस्कृति को फॉलोअर या अनुयायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल है वो भारतीय संदर्भ में या भारतीय वातावरण में शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उनका प्रभुत्व कम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सहायता अनुदान की जो शर्तें हैं वो उसको सरल कर देना चाहिए, वो कठोर जो शर्तें हैं या कठिन शर्तें जो है वो उनमें सरलता लाना चाहिए, क्योंकि अगर कठोर शर्तें होंगी तो हो सकता है कि वहां पर कुछ भेदभाव या पक्षपात की नीति का पालन किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि चाहे तो ईसाई मिशनरी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे व्यक्तिगत प्रयासों से खोले जाने वाले स्कूल हो, उसमें जो है किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव आर्थिक सहायता देते समय नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा गुण इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है
कि तीनों स्तर की शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अलग अलग रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य अलग है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य अलग है, और आपके जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य अलग है ना। व्यवहारिक शिक्षा, जन शिक्षा का प्रसार, या आपका प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने रखे हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने एक तो उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है, एक जो है अपना जो व्यस्त जीवन है या अपना रोजगार उसको अपना प्राप्त करना है, तो इसके लिए उसको तैयार करना है। उच्च शिक्षा है जो आपको उच्च शिक्षा में उच्च ज्ञान की प्राप्ति है, उनका चारित्रिक विकास करना, उनका व्यक्तित्व का विकास करना, उनका नैतिक विकास करना, ये सब चीजें बताई है। तो अलग अलग स्तर की शिक्षा के लिए अलग अलग इन्होंने अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, और ये पहली बार इन्होंने इस तरह से किया है, किसी आयोग को गठित जो किया गया है तो उसके माध्यम से कार्य किया, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट इन्होंने जो स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है, मुस्लिम शिक्षा के बारे में बताया है, स्त्री शिक्षा के बारे में अलग से बालिका विद्यालय खोलने की बात कही है, उनमें जो फीमेल टीचर रखने की बात कही है, उनके जो निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान करने की जो बात कही है उन्होंने, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि समाज में स्त्री शिक्षा जो है वो भी जरूरी होती है। किस लिए जरूरी होती है? क्योंकि स्त्री जो है वो दो कुलों को जो है उनका उद्धार करती है। एक तो जहां पर उसने जन्म लिया है उस कुल का या उस घर का उद्धार होता है, और जहां पर वो जाएगी शादी होकर के उस कुल का या घर का उद्धार कर सकती है। तो इसलिए उसका पढ़ना जरूरी है। अगर वो पढ़ लिख लेगी, समझदार हो जाएगी, किसी योग्य हो जाएगी, तो वहां के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को भी वो जो है शिक्षित कर सकती है। अगर वो अनपढ़ जाएगी तो अनपढ़ देखिए अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकती है, ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को शिक्षित नहीं कर सकती है वो। तो अगर हमें उसका कुछ सहयोग लेना है तो हमें उसको शिक्षित करना जरूरी होगा। तो ये उनके दिमाग में थोड़ा सा जहन है, और जहन में है उनके। और मुस्लिम जो शिक्षा है उसके बारे में भी अच्छा प्रयास उन्होंने किया है कि उनके लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है। उनमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाना चाहिए जगह जगह जाकर के, कि मुस्लिम बच्चे जो है उन स्कूलों की तरफ आकर्षित हो, अपने नामांकन कराए, उनमें पढ़ाई करें, जैसे उनकी रुचि जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसमें पढ़ाई करें, और बाद में फिर वो वहां से निकल करके अपनी रोजगार करें, या शासन भी जो है वो सहयोग कर सकते हैं उनका, है ना। तो उनके जो निर्धन बालिकाएं हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात कही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो ओबीसी के छात्र छात्रा है, एससी के जो छात्र छात्रा है, उनकी शिक्षा के लिए भी अलग से उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उनके क्षेत्रों में कुछ इस तरह के विद्यालय खोले जाने चाहिए, और उन्हीं की कम्युनिटी के जो है वहाँ पर टीचर्स को अपॉइंट किए जाने चाहिए। उनके जो छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। और जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे आपका जंगली क्षेत्र हो गया, जैसे आपका इंटीरियर क्षेत्र होगा, जैसा आपका रेगिस्तानी या भौगोलिक दृष्टि से कुछ अति पिछड़े क्षेत्र होते हैं, वहाँ की शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए हैं, तो वो भी एक अच्छे सुझाव माने जा सकते हैं। क्योंकि अगर जन शिक्षा की बात आती है तो उन क्षेत्रों में भी अगर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, साक्षरता नहीं पहुंचेगी वहां पर, तो बच्चे जो है वंचित रह जाएंगे शिक्षा से। तो जन शिक्षा की जो अवधारणा है वो अधूरी रह जाएगी। चलिए, ये हमने इसमें कुछ गुण पढ़े हैं। अब दूसरा जो है हमारा दोषों की तरफ हम ध्यान देंगे कि इन्हीं सुझाव के अंतर्गत हम कौन कौन से दोष जो है उसमें से निकाल सकते हैं, क्या क्या कमियां उसमें आ सकती है। पहला इन्होंने बताया है कि इन्होंने जैसे स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा का बोझभार छोड़ दिया है, और कुशल धनियों पर जो है या व्यक्तिगत प्रयासों पर जो है माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का बोझभार छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो है सरकार का उत्तरदायित्व जो है वो सीमित कर दिया है। वैसे तो विद्वान बता रहे हैं कि वैसे ही जो है सरकार जो है कुछ करना नहीं चाह रही है भारत के हित के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह के सुझाव देंगे तो सरकार तो फिर बिल्कुल भी नहीं करेगी। अपना जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षा को प्रचार प्रसारित करने का, तो उससे तो और बचने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक इन्होंने गलत पॉइंट्स को बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत जो प्रयास में जो आपके विद्यालय खोले जाएंगे, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हो, चाहे माध्यमिक स्तर के हो, चाहे आपके उच्च स्तर के हो, तो उनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए स्कूलों की, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्यों? देखिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों से कोई जमीन दे सकता है
या कितना उस पर पैसा लगा सकता है, लाख 2 लाख रुपए उस पर लग गई इकट्ठी होकर के, उस जमाने की बात हो रही है, तो बहुत मोटी रकम मानी जाती है। और क्योंकि स्कूलों में जो है रेगुलर फॉर्म में पैसा आना चाहिए, वहाँ के मेंटेनेंस के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ लाइब्रेरी भी होती है, प्रयोगशाला भी होती है, खेल के मैदान भी होते हैं, भवन का जो निर्माण है उस समय के बाद वहाँ पर टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत के लिए पैसा, जो टीचर्स रहते हैं उनकी सैलरी के लिए पैसा होना चाहिए, है ना। तो ये सब अगर रेगुलर फॉर्म में नहीं आएगा तो वो संस्थान जो है जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, वो जल्दी जो है बंद होने के कगार पर हो जाता है। तो इन्होंने जो बात की है कि व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए इस तरह से, तो अगर वो स्कूल खुल भी गए हैं तो वो स्कूल जो है ज़्यादा रन नहीं करेंगे, वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तो कुछ समय के बाद वो बंद हो जाएंगे। तो उसको इन्होंने डीमेरिट के रूप में लिया है। तीसरा क्या है, एक इन्होंने सुझाव दिया है कि इनका जो वित्त व्यवस्था होगी उसके लिए एक अलग से कोर्स खोल देना चाहिए। उस कोर्स में से ही जो पैसा जो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर लगेगा वो प्राथमिक पर लगे, जो माध्यमिक पर लगेगा वो माध्यमिक पर लगे, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए लगेगा वो उस पर लगे। लेकिन वो कोर्स खोलने की जो बात आई है उसका कोई फॉर्मेट, उसका कोई प्रारूप उन्होंने तैयार नहीं किया है कि उसमें राज्य सरकार कितना पैसा देगी, उसमें केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, या यहीं के पैसे से वो कोर्स भरा जाएगा, या ब्रिटिश संसद से, वहां से ब्रिटिश से या इंग्लैंड से कुछ उसमें पैसा आकर के उसमें जमा होगा। तो इसके लिए कोई उन्होंने फॉर्मेट तैयार उसका नहीं किया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक सुझाव दिया था कि धार्मिक शिक्षा देने वाले जो विद्यालय है उनको सहायता अनुदान देते समय जो है उनके परीक्षा फल को देखना चाहिए कि वहां पर जो परीक्षा फल जो है वो बच्चे जो है पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने एनरोल्ड थे, कितने फेल हो गए हैं, तो उसका एक गलत असर वहां पर पड़ना दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर यही हमारा लक्ष्य होगा कि हम बच्चों को सिर्फ पास कराएंगे तभी हमें सहायता अनुदान मिलेगा वहां से, तो हमारा जो मोटिव होगा, हमारा जो लक्ष्य होगा सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली से संबंधित हो जाएगा कि परीक्षा में बच्चों को पास कराना, चाहे तो करा के करा ले, चाहे इवैल्यूएशन करते समय उनको पास करते हैं, है ना। तो अगर यही हमारा उद्देश्य रहा कि परीक्षा में अगर परीक्षा परिणाम अगर अच्छा है तो ही सहायता देंगे, तो एक गलत निर्णय है, ये एक गलत ये बात उन्होंने सुझाव उन्होंने दिया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्राध्यापकों की जो नियुक्ति के बारे में कहा है उन्होंने कि यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि आप भारतीयों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, आप भारतीयों छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए टीचर्स तैयार करना है, आपको प्राध्यापक तैयार करना है, तो उन्हीं के माहौल में वो प्रशिक्षित हो जाए। भारत में इस तरह के कुछ विद्यालय खोले जाएंगे, नॉर्मल विद्यालय खोले जाने चाहिए या प्रशिक्षण विद्यालय महाविद्यालय खोले जाने चाहिए, उन्हीं में ही जो है प्राथमिक टीचर जो है बनाए जाए, उन्हीं में माध्यमिक टीचर बनाए जाए, उन्हीं में उच्च शिक्षा के टीचर बनाए जाने चाहिए। तो उसमें हमें ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों को समझते हैं, और वहां से पढ़े लिखे आएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो हमारी स्थिति को नहीं समझेंगे, हमारे पाठ्यक्रम को, हमारे मेथड को, हमारे जो है टीचर्स को, छात्र छात्राओं के उनके नैतिक गुण, उनके चारित्रिक गुणों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि मुस्लिम विद्यालयों को अलग से जो खोलने का सुझाव दिया है वो एक अलग बात है, गलत बात है वो, क्योंकि उससे एक ग्रुप पैदा हो जाएगा, उससे एक सांप्रदायिकता पैदा हो जाएगी वहां पर कि ये तो मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए स्कूल है, ये हिंदू छात्र छात्राओं के लिए स्कूल है, ये एससी का स्कूल है, ये ओबीसी का स्कूल है, तो ये एक उस पर ठप्पा लग जाएगा, और फिर उन स्कूलों में जो है वही बच्चे वहां पर एडमिशन लेंगे वो जिस कैटेगरी के लिए वो खोला गया है। अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खोला गया है तो मुस्लिम छात्र छात्राएं वहां पर एडमिशन लेंगे, अगर वो ओबीसी के लिए खोला गया है या अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए खोला गया है तो वो उसमें अति पिछड़े क्षेत्र के बच्चे ही वहां पर एडमिशन लेंगे, अगर वो एससी एसटी के लिए खोला गया है तो वहां पर एससी एसटी के बच्चे एडमिशन लेंगे, और दूसरे जाति के या धर्म के जो बच्चे वहां पर एडमिशन नहीं लेंगे। तो एक किस्म से वहां पर वर्ग भेद पैदा हो जाएगा, और समुदायों में भी फिर छोटे छोटे और विभिन्न उप समुदाय पैदा हो जाएंगे। तो ये एक हमारा सांप्रदायिकता की ओर इशारा करता है, तो ये एक हम उसको अवगुण के रूप में लेंगे। और इन्होंने
और भी एक बात कही है कि उनमें जो स्कूल अलग से खोले जाएंगे उनमें उन्हीं की कम्युनिटी के टीचर्स भी रखे गए, तो ये तो और भी गलत बात है उसके लिए। तो उनकी कम्युनिटी के टीचर रखे जाने चाहिए, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे वो मुस्लिम का है, चाहे वो SC/ST का है। तो वो तो एक पक्षपात वाली बात हो जाएगी, भेदभाव वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हम समाज में और ज्यादा भेदभाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का स्कूल है, इसमें टीचर्स भी वही है, पाठ्यक्रम भी ऐसा ही दिया जा रहा है, तो ये इसको हम अवगुण के रूप में लेंगे। तो हमने भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन किया है, मूल्यांकन में गुण भी देखे हैं, दोष भी देखे हैं, और इन्हीं के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष ये है कि बहुत सारी अच्छी चीजें इन्होंने बताई है, और उन अच्छी चीजों को अगर हम आधार मान करके चले, जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को अगर हम पीछे छोड़ दें, तो वो हमारी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद साबित होगा वो, और उसने हमारी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है इस भारतीय शिक्षा आयोग ने। ये इसको भारतीय शिक्षा आयोग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य रखे गए थे उसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे, है ना, कुछ अंग्रेज सदस्य थे, कुछ भारतीय सदस्य थे, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, अगर हम उसको माने, आने वाली सरकार ने उसको माना, तो बहुत ही सुखद उसके परिणाम हो सकते थे, या सुखद परिणाम उसके हुए भी है ना। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग जो है उसके सुझाव जो है हमारी आने वाली शिक्षा के लिए उसने एक अवलंबन का काम किया, बेस का काम किया है उसने आने वाली शिक्षा के लिए। तो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्थान वो हमारी भारतीय शिक्षा में रखती है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग के जो सुझाव है उनका हमारी भारतीय शिक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव हम दो रूपों में देखेंगे, एक तो आपका अल्पकालीन प्रभाव क्या पड़े हैं, दूसरे उसमें दूरगामी प्रभाव क्या पड़े हैं, दीर्घकालीन प्रभाव उसमें क्या पड़े हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले अल्पकालीन प्रभाव, अल्पकालीन का मतलब जो उसी समय लागू हो गए। जैसे उन्होंने बताया कि सरकार ने इस आयोग के ज्यादातर सुझाव को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है और उनको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। जैसे सरकार ने स्थानीय निकायों को प्रारंभिक शिक्षा का बोझभार उनके ऊपर सौंप दिया है, और जिससे जो है लाभ कम हुआ है और हानियां ज्यादा हुई है। शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, शिक्षा का जो एक स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड जो है कम होता दिखाई दे रहा है, और गुणवत्ता जो है वो कम होती वहां पर दिखाई दे रहा है, तो हानि हमें ज्यादा हो रही है, लाभ हमें कम दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है कि सरकार ने माध्यमिक व उच्च शिक्षा का कार्यभार व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया है। यद्यपि देश में माध्यमिक या उच्च शिक्षा का प्रसार तेजी से तो हुआ है, माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ी है, उच्च स्कूलों की संख्या बढ़ी है, डिग्री कॉलेज के, लेकिन उसका जो स्तर है उसमें गिरावट आई है, उसमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है ना, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों से खोला जा रहा, वहां पर पैसे की कमी है, और पैसे की कमी से वहां पर जैसे भवन निर्माण है या फर्नीचर की कमी है या साज सज्जा के सामान होते हैं वहां पढ़ाने के, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे आपका चार्ट होगा, चौक डस्टर होगा, जो आवश्यक सामान है उसकी भी पूर्ति वहां पर नहीं हो पा रही है, तो बच्चों का आकर्षण जो है वहां से वो कम होता दिखाई दे रहा है, तो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। चौथा इन्होंने जो अल्पकालीन का प्रभाव है, व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि भारतीयों जितने वहां समाज सुधारक व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे, उनको मोटिवेट किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में जो है स्कूल खोले, चाहे माध्यमिक स्कूल खोले, चाहे आप प्राथमिक स्कूल खोले, तो उन्होंने कोशिश की है। सहायता अनुदान की जो शर्तें थी उनको भी सरल बनाने का कार्य हुआ है, उसमें भेदभाव और पक्षपात जो है वो कम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो है ईसाई मिशनरियों का जो प्रभुत्व है वो भी कम होता वहां पर नजर आ रहा है, उनको कम हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है कि आपको भारतीय शिक्षा में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, जिस तरह से चल रही वो चलती रहनी चाहिए, इनके ऊपर आपको जबरदस्ती कोई ईसाई धर्म की शिक्षा लेना या ईसाई संस्कृति की शिक्षा लेना, इसके लिए आपको बाध्य है, उनको नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं इसमें इसके दूरगामी प्रभाव क्या रहे हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के दूरगामी प्रभाव। पहला इसमें आता है कि आयोग के सुझाव
सन 1883 से और सन 1904 तक पूरे 20 वर्ष तक माने गए हैं। यानी कि इसके बाद जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई है उससे लेकर के और 1882-83 का जो इंटर कमीशन है इसके बीच में पूरे जो है 20 साल तक जो है ये लागू किए गए हैं और ये चलते रहे हैं। दूसरा इसमें कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है, क्योंकि इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए, सरकारी प्रयास भी किए गए हैं और प्रचार प्रसार भी किया गया है और स्कूल भी खोले गए हैं, तो उनमें बच्चों की जो है संख्या बढ़नी स्वाभाविक थी। ऐसे ही आपका जो है माध्यमिक स्कूल है वो उनकी भी संख्या बढ़ी है, आपकी डिग्री कॉलेज है उनकी भी संख्या बढ़ी है और उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रेरित किया गया है कि आप पढ़िए, यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे, माध्यमिक शिक्षा देंगे, आपको उच्च शिक्षा देंगे हम। उसके लिए व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं, डोर टू डोर जाया गया है और शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में बताया गया है कि जितनी भी आप शिक्षा प्राप्त करेंगे आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, जब आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो हो सकता है आपको शासन में अच्छी नौकरी मिल जाए, आपको अच्छा रोजगार मिल जाए, तो आपका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका ऊंचा उठेगा। जब आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो आपके लिए सुखद परिणाम रहेंगे, है ना। तो उसका महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो समझाया गया, तो तब बच्चे जो है आकर्षित हुए हैं माध्यमिक विद्यालयों में आने के लिए, उनमें वृद्धि हुई है उसमें उनकी, है ना। ऐसा ही आपका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज बने हैं उनकी भी थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करता हूं उनके सामने। जैसे सन 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में एक फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की है, उनमें बच्चे पढ़ने आते थे वहां पर। दूसरा इन्होंने बताया कि 1886 में आर्य समाज ने जो है लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की है, वो भी एक स्टैंडर्ड डिग्री कॉलेज था, उसमें भी बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर आते थे। नेक्स्ट इसमें है सन 1887 में कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ, इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर बनी हुई, उन यूनिवर्सिटी में जो है आर्ट स्ट्रीम के साथ साथ में साइंस स्ट्रीम की भी जो है उच्च शिक्षा वहां पर देनी शुरू कर दी है, क्योंकि वह पहले साहित्य की शिक्षा वहां पर दी जाती थी, तो उनमें फिर विज्ञान की शिक्षा भी देनी उन्होंने शुरू कर दी है। इसमें लास्ट में आता है कि 1898 में यानी कि 1898 में जो श्रीमती एनी बेसेंट थी उसने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और उसके लिए डिग्री कॉलेज बनाया है, तो एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। तो ये हमने इसके कुछ अल्पकालिक प्रभाव पड़े हैं और दीर्घकालिक प्रभाव पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसकी जो सिफारिशें थी, उसके जो गुण है, उसके जो अवगुण है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आए, उसका हमारी शिक्षा में क्या क्या अल्पकालिक प्रभाव पड़ा, क्या क्या उसके दूरगामी प्रभाव पड़े, ये हमने पढ़ने की पूरी कोशिश की है, पूरी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज